दोस्तों नमस्कार। आज 25 जून है और आज के दिन ही 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया था। आपातकाल की घोषणा क्यों हुआ था, इसको विस्तार से जानने के लिए ज़रूरी है कि आज के नवयुवकों को इस पर विचार से और गहराई से विचार करना चाहिए कि वैसी क्या परिस्थितियाँ थीं जिसके वजह से आपातकाल लागू करना पड़ा था। इसके लिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन पूरी वीडियो को आप विस्तार से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आप आधी अधूरी ज्ञान देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अब तो आप वीडियो को मत देखिए। और उन परिस्थितियों को यदि पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो इस पर आप देखिए कि क्यों ज़रूरी था आपातकाल। उस टाइम परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही थी कि आपातकाल ज़रूरी हो गया था। इस पर हम विस्तार से आप प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि आपातकाल उस टाइम ज़रूरी था और पूरे देश की जनता का इसमें समर्थन हासिल था। वो आपको हम इस पर साबित करके दिखाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि ये इतिहास का काला अध्याय है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत पहले आपातकाल को एक गलती माना था, लेकिन किसी को गलती मानने से नहीं, जो उस परिस्थिति उस टाइम जो समय था, उस परिस्थिति था, उसके अनुसार हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपातकाल क्यों लगाया गया था। तो यह जानने के लिए हम सबसे पहले हमें आपको कुछ पीछे जाना पड़ेगा। जिस टाइम आपातकाल लगाया गया था उस टाइम सोवियत संघ जिंदा था और पूरे विश्व में दो धाराएं चल रही थी, एक पूंजीवाद और दूसरा समाजवाद। सोवियत संघ जो था वो पूरे देश में, पूरे विश्व में समाजवादी व्यवस्था को लागू करना चाहता था। इस शोषणवादी पूंजीवादी व्यवस्था को अंत करके असमाजवादी व्यवस्था लागू करने का उसने बीड़ा उठाया था। दूसरी तरफ था अमेरिका, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का समर्थन था और पूरे विश्व में पूंजीवाद का झंडा उठा रखा था और पूरे विश्व में पूंजीवाद की स्थापना चाहता था, अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता था ताकि उनकी रोजी रोटी दूसरों के गरीबों के शोषण के आधार पर टिका रहे। मकसद यही था। तो क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, खास करके उस टाइम में जनसंघ पार्टी, आज जो भाजपा है उस टाइम में जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, और आरएसएस है जो कि पक्का पूंजीवाद का समर्थक है और वो पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती थी। तो इस तरह से 1969 से में जो है, उससे पहले कांग्रेस दो फाड़ में बट गया था, तो एक धड़ा जो अलग होकर के और इंदिरा के विरोध करना शुरू किया। उसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और कई बड़े बड़े नांदनी शतपथी वगैरह नेता थे जो इंदिरा के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने अलग गुट बना दिया था। और दूसरी तरफ था इंदिरा बनाया था, जो अपना कांग्रेस था, राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया था, जिसका नेतृत्व इंदिरा के हाथ में था। जब 1971 में चुनाव हुआ तो चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत गई। जीतने के पीछे कारण था कि उन्होंने अपने आप को एक गरीब समर्थक और समाजवादी व्यवस्था को लागू करने वाली नेता अपने आप को साबित कर चुकी थी। इसके लिए उन्होंने कई काम भी किया था। आज आपको जितने भी बड़े बड़े स्टील के उद्योग, कॉपर उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, जितने भी उद्योग धंधे आपको दिख रहे हैं, वो सब 1980 से पहले कांग्रेस शासन में ही स्थापित हुआ था। उस टाइम बड़े बड़े उद्योग सरकार के अंडर में था। और लेकिन यदि वही सत्ता यदि इन जनसंघ वालों के हाथ में होता, जो ये चाह रहे थे कि पूंजीवादी व्यवस्था को लागू किया जाए, समाजवादी व्यवस्था के विरोधी थे, तो आज जितने भी जो स्टील कंपनियां हैं, रेलवे हैं, पेट्रोलियम है, जो अब तो इन्होंने अब कर ही दिया है, ये उस टाइम से ही इन बड़े बड़े अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के
हाथ में होते। तो इंदिरा गांधी सोवियत संघ के कट्टर समर्थक थी। इस वजह से अमेरिका जो था वो इंदिरा गांधी को अपनी फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता था। वो किसी भी तरह से चाहता था कि इंदिरा को सत्ता से हटाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने भारत में जो पूंजीवादी समर्थक पार्टियां थी उनको हवा दे रहा था। और जो देश में आंदोलन फैला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, इसमें पीछे से बहुत से ताकतें ऐसी थी जो शामिल हो गई थी, जो उनका मकसद सिर्फ एक ही था, इंदिरा हटाओ। और उनके पास ना तो कोई एजेंडा था और ना ही कोई उनके पास ऐसे कोई नीति था। उनका सिर्फ नीति एक ही था, इंदिरा हटाओ। और इसी नीति के साथ वो काम कर रहे थे। तो जब 1971 में चुनाव हुआ तो चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत गई। इससे पहले उसने कुछ काम भी किया था। जैसे 1969 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे पहले बैंक किसके अंडर में थे? निजी कंपनियों के हाथ में थे, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के द्वारा चलाया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1970 में प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया। प्रिवी पर्स क्या था? जो बड़े बड़े जो देश में जो बड़े बड़े रियासतें थे, जो आज़ादी के बाद जब वो भारत राष्ट्र में शामिल हुआ था, तो उनके बदले उन्हें एक भत्ता दिया जाता था। तो इंदिरा गांधी ने उस भत्ते को ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद जब इंदिरा गांधी 1971 में पूरी फुल बहुमत से आई तो रायबरेली से चुनाव जीती थी और उनके विरोध में राजनारायण खड़े थे। तो राजनारायण हार गए। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज का दायर किया कि इंदिरा गांधी ने धांधली कर करके वोटरों को प्रभावित करके और सरकारी मशीनरी को प्रयोग करके चुनाव जीती है, इसलिए इसकी चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। 1900 घोषित किया जाए। बारह जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ था। उन्होंने ये इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध माना और इन्होंने ये माना कि ये गलत तरीके से रायबरेली में चुनाव जीती है। इसलिए इंदिरा गांधी के ऊपर में 6 साल के लिए किसी भी पद के ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे इंदिरा गांधी बौखला गई और उनका आदेश मानने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द नहीं किया, लेकिन अंतिम निर्णय होने तक पद पर बंद रहने का आदेश दे दिया था। इसी बीच में पूरे देश में इंदिरा विरोधी लहर चल रहा था। जयप्रकाश नारायण और जितने भी विपक्षी पार्टी थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता दल हो या जो भी जनसंघ है, आरएसएस वाले जितने भी गुट थे, सारे गुट एक होकर के और इंदिरा हटाओ के नारे लगा रहे थे। तानाशाही व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए वो मानते थे कि इंदिरा गांधी एक तानाशाह है और तानाशाही व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन कर रखा था। तो 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में देश के जाने माने करीब सभी पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए और एक मंच पर आ गए और इंदिरा को हटाने के लिए पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिए। पहले से आंदोलन चल रहा था और उस दिन आंदोलन शुरू कर दिए। जेपी ने ये घोषणा कर दिया कि सरकारी अफसरों को, पुलिस को, नवयुवकों को और यहाँ तक कि सेना को भी इस असंवैधानिक सरकार के आदेश न मानने का आह्वान किया। उन्होंने ये आह्वान किया कि सेना, पुलिस, सरकारी अफसर कोई भी इंदिरा गांधी के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को ना माने। इससे इंदिरा गांधी और बौखला गई और 25 जून 1975 की रात में ही, आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दिया। आपातकाल की घोषणा करते ही पूरे देश में छापामारी शुरू हो गया और जितने भी विरोधी नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, लालू प्रसाद यादव हो, मोरारजी देसाई हो या फिर देवीलाल हो, चंद्रशेखर हो, राजनाथ, जितने भी नेता विरोधी थे, सभी नेताओं को अरेस्ट करके अलग अलग जेल में डाल दिया गया।
मीडिया पर पूरी तरह से सेंसरशिप लागू कर दिया गया। कोई भी सरकार विरोधी नारा नहीं लगा सकता, कोई भी सरकार विरोधी बातें अखबार में छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी अखबार, बहुत जो इंदिरा के विरोधी जितने भी अखबार थे, दफ्तर थे, उनको सील कर दिया गया। और जहाँ जहाँ भी अखबार छप रहे थे उनको सेंसरशिप के बाद ही, उनको देखने के बाद ही कि उन्होंने क्या खबर छापा है, उसके बाद ही उनको प्रकाशित करने की अनुमति थी। इस तरह से पूरे देश में चला गया। और क्योंकि उस टाइम जयप्रकाश नारायण तो ठीक है संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन कर रहे थे, मगर इसके पीछे पूंजीवादी ताकतें अपना काम कर रही थी। और मैं पहले बता दिया हूँ कि अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उसके लिए बहुत उनके नीतियों को लागू करने के लिए अमेरिका ने साफ इनकार कर अमेरिका की नीतियों को लागू करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने साफ इनकार कर दिया था और उनके बिल्कुल ही खिलाफ थी। ये बातें अमेरिका को ठीक नहीं लग रहा था और वो आंदोलन को हवा दे रहा था, चाहे कैसे भी हवा दे रहा था, लेकिन हवा दे रहा था। तो ये सब देखते हुए उस टाइम वो चीज़ इन्होंने धारा संविधान के 1952 के अनुच्छेद के अनुसार पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया। और जितने भी कोई भी अरेस्ट किए गए, मिसा का मतलब होता है मेंटेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा कानून के अनुसार सभी को अरेस्ट कर लिया कि इनसे क्या था, देश को खतरा था, आंतरिक खतरा था। इस आधार पर ये अरेस्ट किया गया। इस तरह से पूरे देश में करीब, उसके बाद पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रम लागू किए। इसके इंदिरा गांधी ने जो अपने कई कार्यक्रम लागू किए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया था। आज जो हमारी सरकार कर रही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, उस टाइम भी जरूरत थी। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ये चीज़ लागू किया था जनसंख्या कंट्रोल के लिए। उनका ही नारा था हम दो हमारे दो। लेकिन आज की सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है, उस नारा को ही ख़त्म कर दिया। आप बोलते हैं हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। तो इस प्रकार से दिल्ली में भी उसके लिए काफ़ी, खास करके जो दिल्ली में आपको जो जामा मस्जिद के इलाके में है, जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर भी सब संजय गांधी के नेतृत्व में एक उनके सहयोगी थी रुसखाना सुल्तान, उनके नेतृत्व में नसबंदी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जामा मस्जिद के क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नसबंदी लागू किया गया। और जो आज जामा मस्जिद के आसपास आप देख रहे थे, साफ सफाई देख रहे हैं, उस टाइम वहाँ का बहुत ही बुरा हाल था, सारे गंदगी का साम्राज्य था और आने जाने का रास्ता तक नहीं था। ये इमरजेंसी का दिन है, उसी टाइम में जैसे कि पूरे के पूरे जामा मस्जिद के आसपास सफाई किया गया था। अब आज वहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। तो इस प्रकार से और ये चलता रहा और पूरे देश में आदेश लागू कर दिया गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने टाइम पर ड्यूटी आएगा। उस टाइम ऐसी स्थिति हो गई थी कि सारे ट्रेनें टाइम पर चल रही थी। मजाल है कि कोई ट्रेन 1-2 घंटा लेट हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए, सभी सरकारी अफसर अपने समय पर आते थे और समय से ड्यूटी से वापस जाते थे। आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं था। लेकिन हाँ, जो देश में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का उस टाइम हम भी, उम्र करीब 19-20 साल का था और हम भी उसमें बहुत निगरानी उस टाइम से थे और हम इन पर खास नज़र रखे हुए थे। लेकिन हमें कहीं भी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि जिसमें लगे कि आम जनता को इससे कोई परेशानी हो रही थी। हाँ, एक समस्या जरूर पैदा हुआ था, जो संजय गांधी के नेतृत्व में जो नसबंदी अभियान चलाया गया, इसमें कुछ गलतियाँ कुछ अफसरों ने किया था। कई लोगों को, नवयुवकों को जो कि विवाहित बने थे, उनको विवाहित बता करके उनका भी नसबंदी कर दिया गया था। ऐसे कई मामले सामने आए थे। इससे जनता की बहुत नाराज़गी थी। इस प्रकार से वहाँ पर किया गया। अंत में उसके बाद 18 जनवरी 1977 को आपातकाल को हटा लिया गया और चुनाव की घोषणा किया गया। चुनाव की घोषणा होते ही जितने भी विरोधी पार्टियां थे, सब के सब जैसे कि जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बना लिया। उसमें जनसंघ हो, मोरारजी देसाई इसके जनसंघ हो, या जनता पार्टी राजनारायण, ये सभी ने अभी सभी पार्टियों को आपस में विलय करके जनता पार्टी बनाया।
और चुनाव में उतरे। परिणाम क्या हुआ कि रिजल्ट आने के बाद इंदिरा गांधी बुरी तरह से पूरे देश में हार गई और जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीता। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। आप कहेंगे कि इसका मतलब सही था, इमरजेंसी गलत था, तभी तो पब्लिक ने उनको धूल चटा दिया। लेकिन इससे आगे भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद जब सरकार बनी तो सरकार ने क्या किया, जब पहली बार जो से कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो उनकी चूँकि ये जो जनता पार्टी बना था, इनका कोई नीति था ही नहीं। इनका सिर्फ नीति एक ही था, इंदिरा हटाओ, और इनके पास कोई नीति नहीं था। तो कुछ दिन बाद ही आपस में अंदरूनी कलह शुरू हो गया और मोरारजी देसाई को इस्तीफ़ा देना पड़ा। 2 साल बाद ही इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री किससे बने? इंदिरा के जो नेतृत्व में जो कांग्रेस थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को सहयोग दिया और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा कि वो मोरारजी देसाई जो पहले बता दें कि इसके पीछे जनसंघ पार्टी और RSS काम कर रहा था। ये पूंजीवादी एजेंडे को पूरे देश में लाना चाहती थी, लेकिन ये जो कुछ जो किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह और बहुत से नेता थे, उनके ये बातें ठीक नहीं लगा और उन्होंने उनसे समर्थन वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह की सरकार भी 5 महीने चली, वो भी समाज प्राप्त नहीं कर सके और उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया। इस प्रकार से वो सरकार को कुछ नहीं हुआ। सरकार ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। जनता दल पार्टी के जो 2.5 साल की सरकार बनी, उस सरकार में यदि देखा जाए तो पूरे देश के अंदर में अराजकता था। सरकार नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं था, ना तो कोई सही ढंग से काम हो रहा था, ना कुछ भी हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर चुनाव का घोषणा हुआ और 1980 में फिर चुनाव हुआ। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी फिर भारी बहुमत से दोबारा वापस आ गई और अगली बार फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो ये साबित करता है कि पब्लिक ने तो सबसे पहले तो पब्लिक जैसे कि उन आंदोलनकारी जो थे, आंदोलन जो सभी नेताओं के इकट्ठे होकर जो आंदोलन किया था देश में, इंदिरा हटाओ का आंदोलन किया था, तो पब्लिक के अंदर में ये महसूस पब्लिक को हुआ कि जो 2.5 साल में इनको जो आंदोलन किया था, आंदोलन के बाद ये 2.5 साल आए, 2.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं काम किया। चूँकि इन काम क्यों करेंगे? इनके पास कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, इनके पास कुछ ऐसा कोई नीति नहीं था जो कुछ करते। ये आपस में खींचतानी करते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात जनता को 2.5 साल में समझ में आ गई। यही कारण था कि उन्होंने दोबारा फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये साबित करने के लिए ही काफ़ी है कि देश की आम जनता इंदिरा गांधी के साथ थी पहले भी, और इमरजेंसी लागू होने के बाद भी जैसे कि इनको 2 साल जो इस सरकार के 2.5 साल जो जनता पार्टी की सरकार बनी, इनके नज़रिए को देख के ये लगा कि नहीं, वास्तव में इंदिरा गांधी इमरजेंसी से लागू किया था वो सही था और दोबारा इनको सत्ता में पर लाके सत्ता के इनके हाथ में सत्ता सौंप दिया। तो इससे ये साबित होता है कि देश के आम जनता को इमरजेंसी से कोई परेशानी नहीं था। परेशानी था उन नेताओं को जो उनके पास कोई नीति नहीं था, सिर्फ उनके पास एक ही नीति था, सत्ता को कैसे न कैसे करके सत्ता प्राप्त करना, और इनके पीछे पूंजीवादी ताकतें खास कर अमेरिका इसे हवा दे रहा था। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो हमने बताया है, आप इस पर ज़रूर विचार करिए और आपको इस पर कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या सही लगा, गलत लगा। इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।